मुझे अपनी देवरानी से बहुत जलन महसूस होती थी क्योंकि वो शादी के तुरंत बाद ही प्रेग्नेंट हो गई थी, जबकि मैं तो बांझ थी। अब तो सास मुझे हर वक्त ताने देती और कहती जल्दी तुझे डिवोर्स दिलाऊंगी। मैं बहुत डर गई थी, मगर मैं उस वक्त बहुत हैरान होती जब हर रात मेरे पैरों पर गिरकर मेरी देवरानी कहती, दीदी देख लेना, जिस दिन मैं बच्चा जन्म दूंगी उसी दिन मुझे सब घर से धक्के मारकर निकाल देंगे, मुझे माफ़ कर दो दीदी। मैं बड़ी हैरान होती कि ये ऐसा क्यों कहती है। जिस दिन डिलीवरी का वक्त हुआ, देवरानी मुझे अपने साथ अंदर ले गई और चुपके से बोली, इस बच्चे को लेकर भाग जाओ, वैसे भी तू बांझ है। मैं बहुत खुश थी और फौरन बच्ची को लेकर भाग गई। जैसे ही दूध पिलाने के लिए मैंने उस बच्चे से कपड़ा हटाया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ बच्चा नहीं बल्कि पति का बड़ा। दरअसल जिंदगी फूलों की सेज नहीं होती, हर इंसान का इम्तिहान होता है, मगर न जाने मेरे हिस्से में इतने इम्तिहान क्यों थे। मैंने तो सोचा था कि शादी के बाद मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी, मैं अपने ससुराल वालों पर राज करूंगी। ये खुशी भी मेरे दिल में इसलिए पैदा हुई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हसीन थी, हर देखने वाला मुझे सराहता था। मगर शादी के बाद मेरी ज़िंदगी में सिर्फ बदलाव आई थी, जिससे कोई खुशी नहीं मिली। मेरी खूबसूरती से मेरी ननद बहुत जलती थी। इस बात का अंदाज़ा मुझे शादी के दूसरे दिन ही हो गया था, जब मैं सुबह नहा धोकर कमरे से बाहर निकली ताकि अपने और अपने पति के लिए नाश्ता बना सकूं। मगर मुझे पता नहीं था कि मेरे ना होने पर मेरी ननद मेरे कमरे में घुस जाएगी। जब मैं नाश्ता बनाकर वापस कमरे में गई तो उसने मेरा सारा सामान उलट पलट किया हुआ था। मैं हक्का बक्का खड़ी की खड़ी रह गई थी। मैं बोली, सिमरन ये सब क्या है? उसके चेहरे पर जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं आई थी। वो जल कर बोली, भाभी मैं वो क्रीम ढूंढ रही हूँ जिसको लगा लगा कर आपका रंग इतना सफ़ेद हुआ है। मैं तो उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई थी। मैं बोली, सिमरन ये तो मुझसे तुम पूछ भी सकती थी, यूँ मेरे कमरे की तलाशी लेने की क्या बचपना है? मैं कोई क्रीम नहीं लगाती, मेरा रंग ही ऐसा है। सिमरन मुझे घूरकर कमरे से बाहर निकल गई थी। जब मेरा पति अजय कमरे में आया तो मैंने उससे उसकी बहन की शिकायत की। वो कहने लगा, ये सब बातें मत सोचो, मेरी बहन बड़ी जिद्दी है, उसके दिल में जो आता है वो वही करती है। अजय कहने लगे, गीता एक बात मैं तुमसे कह देता हूँ कि अगर तुम मेरे घर में रहना चाहती हो तो कभी भूल कर भी मेरी बहन के साथ बदतमीजी मत करना। मेरे पति की बात मेरे पैर पर बांध दिए थे। खैर अगले दिन मेरी ननद ने मेरे सारे मरून सूट ले ली थी और कहने लगी, भाभी आप इस घर में ये रंग नहीं पहन सकती। मैं हैरान हुई और बोली, क्यों, इसकी क्या वजह है? सिमरन कहने लगी, क्योंकि आप मरून रंग में बहुत सुंदर लगती हैं, आपके सामने मेरा रंग काली स्याही जैसा लगता है। मैं तो उस लड़की की बातें सुनकर परेशान हो जाती थी, न जाने वो मेरा और अपना मुकाबला क्यों करती थी। मैंने उसकी शिकायत फिर से अपने पति को कर दी और मेरे पति ने बड़े आराम से कह दिया था कि जैसा सिमरन कहती है वैसा ही करो। मेरे दिल में ये सवाल पैदा होता कि मुझे यह तो बताइए कि मेरी शादी आपसे हुई है या आपके सिमरन से, मगर ये सवाल करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। यूं ही मेरे शादी को 2 माह गुजर गए थे। इन 2 माह में मेरे पति ने कभी भी मुझसे खुलकर बात नहीं की थी। वो मुझे अपना महकुम समझता था, मुझे अपने कामों का हुक्म देता जो कि मैं चुपचाप कर दिया करती थी। मैं अक्सर सोचती, क्या शादी ऐसी होती है जिसमें 2 अजनबी एक छत के नीचे रहते हैं? ज़रूरत के तहत वो काम भी आते हैं, मगर फिर भी वो सारी ज़िंदगी अजनबी ही रहते हैं। खैर 2 माह के बाद मेरी ज़िंदगी में एक और परेशानी ने सर उठा लिया था। वो ये कि मेरी सास ने मुझसे पूछा, बहू कोई खुशखबरी है? मैंने उनकी बात पर बोली, नहीं आंटी अभी तो नहीं है, इतनी जल्दी खुशखबरी की ज़रूरत भी क्या है? मेरी सास सुनीता हंसकर बोली, लो तुमने भी क्या खूब कहा। तुम्हें मालूम है मेरी बहन की बहू पहले ही हफ्ते गर्भ से हो गई थी और एक तुम हो कि 2 माह गुजरने के बाद भी सूखे पेड़ की तरह खड़ी हो। उफ, मेरी सास की बातें मेरा दिल दुखा दिया था। क्या यह सही बात थी? उन्हें भगवान से डर भी नहीं आया? मैंने सर झटक दिया था। अब मेरी सास और ननद उठते बैठते मुझे ताना देती थी। यूं ही देखते देखते वक्त रेत की तरह हाथों से निकल गया। 1 साल हो गया था, मगर मैं अभी तक अपने पति को कोई खुशखबरी नहीं दे सकी थी। सच तो ये था कि मेरे पति ने कभी मुझसे बच्चे के लिए बात भी नहीं किया था। ऐसा लगता था कि उन्हें मेरे जिस्म से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं बच्चा दे सकी तो भी ठीक, और ना दे सकी तो इसका हल तो मेरे सास ने पहले ही निकाल के रखा था। वो कहने लगी थी कि मुझे तुम्हें चंद दिन ही बर्दाश्त करना है, फिर मैं तुम्हें डिवोर्स दिलवा दूंगी। मैंने एक दिन रोते हुए पति से सास की शिकायत की थी। उन्होंने ये कहा मुझसे कि वो मुझे तलाक दिलवा देंगी। अजय कहने लगा, मैंने मम्मी के कहने पर तुमसे शादी की थी, अगर वो कहेंगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये बात मैंने बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त किए थे। बर्दाश्त करने के अलावा मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं था। खैर मेरी सास आजकल बहुत बिजी सी रहने लगी थी। वो मेरे देवर विजय के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी, मगर इन हालातों में भी वो उठते बैठते मुझ पे तानों की बरसातें करती थी।
अक्सर कहती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने विजय की पत्नी गीता जैसी बांझ लड़की ढूंढ लूँ। मैं ये बातें सुनकर सोचती, क्या मैं सच में बांझ हूँ या बच्चे में देर भगवान की तरफ से है। मैंने सोचा कि अपना इलाज डॉक्टर से करवा के देखती हूँ, शायद भगवान मुझे खुशी दे दे। मैंने अपने पति अजय से कहा कि आप मुझे लेडी डॉक्टर के पास ले चले। मेरा पति मुझे देखकर बोला, गीता मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारा इलाज करवाता रहूं। मैंने ये सुना है कि जो औरत बांझ होती है वो अपना जितना मर्जी इलाज करवा ले, वो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं हो सकती। मैं तो रोने लगी थी। ये बातें मुझे दिमागी तौर पर बीमार कर रही थी। उन दिनों मेरी सास को विजय के लिए एक अच्छी लड़की मिल गई थी। मैंने सोचा कि क्या पता कि देवरानी के आने के बाद मेरे हालात बदल जाएं। इसलिए मैंने इस शादी की तैयारियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। घर के सारे काम मैंने अपने हाथों में ले लिए थे और फिर एक रोशन दिन में सीता मेरी देवरानी बनकर हमारे घर आ गई थी। मैं बहुत खुश थी कि चलो हम दोनों की खूब दोस्ती हो जाएगी, मगर ये मेरी गलतफहमी ही साबित हुई थी, क्योंकि वो सीता बहुत पढ़ी लिखी थी तो वो अपने काम से ही काम रखती थी, किसी के साथ ज़्यादा बातचीत भी नहीं किया करती थी। मैं ही बहाने बहाने से उसका दिल हासिल करने की कोशिश करती थी, मगर वो कोई खास जवाब नहीं देती थी। असल में सीता अपने लिए पनाह ढूंढ रही थी। मेरी ननंद सिमरन भी सीता के साथ बहुत अच्छी थी। उसने सीता पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई थी कि आप फलाना रंग नहीं पहनोगे या ये या वो। सीता की शादी को अभी 2 ही हफ्ते हुए थे कि उसका जी मितलाने लगा था और ये सब देखकर मैं अंदर ही अंदर सहम गई थी कि कहीं ऐसा न हो जाए कि सीता प्रेग्नेंट हो। अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो मुझ पर जिंदगी तंग कर दी जाएगी। एक दिन सीता चकरा कर गिर गई थी। उसे अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि वो तो प्रेग्नेंट है और ये खबर मुझ पर बिजली बनकर गिरी थी। उस दिन के बाद तो मेरी सास को मुझे कोसने के लिए बहाना मिल गया था। वो उठते बैठते मुझे बांझपन के ताना दिया करती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी जवान ननंद भी मुझे ताना देने में पीछे नहीं थी। मैं तो हैरान होती थी कि वो कैसी लड़की है जिसे इस बात से भी डर नहीं लगता कि मेरे बड़े बोल मेरे आगे ही न लग जाए। रात हुई तो मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई थी। दिल पर बहुत ज़्यादा मायूसी छाया हुआ था। तभी मेरी देवरानी मेरे कमरे में आ गई थी। यह पहली बार हुआ था। इससे पहले तो कभी भी मेरे कमरे में नहीं आई थी। उसकी आंखें भीगी हुई थी। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई थी। मैं बोली, क्या बात है सीता, सब खैर तो है ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वो रोते हुए बोली, आपको मैं दीदी कह सकती हूँ क्या? मैंने इस बात पर सर हिला दिया और बोली, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? तुम मुझे बिल्कुल दीदी कह सकती हो। सीता कहने लगी, बाजी मैं देख रही हूँ, घर में जब से यह पता चला है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तब से आप पर जिंदगी तंग कर दी गई है। मैं खुद को आपका दोषी समझने लगी हूँ। मैं बोली, अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हो? औलाद तो भगवान के हाथ में है ना। भगवान जिसे चाहे दे और जिसे चाहे ना दे, उसके साथ कोई ज़बरदस्ती तो नहीं चलती ना। तुम दिल में बिल्कुल भी ख्याल मत लाना कि तुम मेरी मुजरिम हो। उसने इधर उधर देखा और फिर धीरे से बोला, दीदी आपको एक बात बताऊं, ये जो लोग अभी मेरे प्रेग्नेंट होने पर खुश हो रहे हैं ना, जिस दिन मैं बच्चा दूंगी यही लोग मुझे धक्के देकर इस घर से निकाल देंगे। मैं परेशान हो गई और बोली, बुरी बात है, भगवान ना करे कभी तुम पर ऐसा दिन आए, भगवान सब खैर करेंगे। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी और उठकर मेरे कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद ही कमरे में अजय आ गए थे। वो बहुत बेचैन लग रहे थे, कमरे में यहाँ वहाँ टहल रहे थे। इससे पहले मैंने कभी उन्हें इतना परेशान नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाह रहे हो, मगर उन्हें कोई शब्द ना मिल रहा हो। मैं खुद ही आगे बढ़कर बोली, क्या बात है अजय, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? मेरी बात सुनकर उन्हें थोड़ी हिम्मत मिली थी। वो बोले, हाँ मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। ये विजय की पत्नी अभी तुम्हारे पास क्यों आई थी? मैं बोली, बस ऐसे ही मुझसे बातें कर रही थी। अजय जल्दी से मेरे पास आकर बैठ गए और बोले, अच्छा क्या बातें कर रही थी? मैंने आज तक उन्हें किसी में इस कदर दिलचस्पी लेते हुए नहीं देखा था। मैं बोली, बस कुछ नहीं। वो फिर से बोले, मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों में क्या बातें हुई थी? मुझे अब अजय पर गुस्सा आ रहा था। उन्होंने मुझ पे तो कभी इतनी दिलचस्पी नहीं ली थी। मैं बोली, बस वो अपने प्रेग्नेंट के बारे में बातें कर रही थी। अजय का चेहरा रेड पड़ गया था। वो बोले, कैसी बातें, मतलब प्रेग्नेंट की क्या बातें कर रही थी? वो सवाल पे सवाल किए जा रहे थे। मैं चढ़ कर बोली, हम औरतों की बात है, अब मर्द इससे दूर रहें। मैं जल्दी से उठकर बाहर निकल गई थी। मेरे लिए अजय का ये व्यवहार बड़ा अजीब था। मुझे तो सीता की बातें भी अजीब लगी थी, लेकिन दोनों ही अपनी बातों के पीछे छुपे राज से मुझे आगाह नहीं कर रहे थे। उधर मेरी सास तो सीता की तारीफ किए जा रही थी, जबकि विजय भी बहुत खुश हुआ था। वो अपनी पत्नी के लिए तरह तरह के फल लाया करता था और ये सब देखकर मेरे दिल में भी चाहत रह जाती थी। अक्सर यह ख्याल भी आता कि भगवान यहाँ किस चीज़ की कमी है। अगर वो मेरी देवरानी को औलाद दे सकता है तो मुझे क्यों नहीं दे सकता। मैं इन्हीं बातों को सोच रही थी कि अजय नाश्ते के लिए किचन में आ गए थे। वो बोले, क्या सोच रही हो? मैं बोली, मैं सोच रही थी कि किसी डॉक्टर के पास चली जाऊं खुद से।
इस बार आपको नहीं कहूँगी कि आप मुझे साथ ले चले। मेरी बात सुनकर अजय ने हंसकर बोले, गीता, सीता के प्रेग्नेंट हो जाने के बाद तो तुम्हें अपने बांझपन का यकीन हो जाना चाहिए था। तुम न जाने अब तक किस गलतफहमी में बैठी हुई हो। मैं ये सब बातें सुनकर तंग पड़ चुकी थी। पहले तो बहुत रोया करती थी, मगर अब रोना भी नहीं आता था। अजय नाश्ते करके चले गए थे तो थोड़ी देर बाद सीता किचन में आ गई। वो बोली, दीदी मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं बोली, तू बैठ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ। वो मेरी बहुत शुक्रगुजार हुई थी। जब से पता चला था कि सीता प्रेग्नेंट है, तब से मेरी सास उसे काम नहीं करने देती थी, यहाँ तक कि नाश्ता भी खुद बना दिया करती थी। वो नाश्ता करने लगी और बोली, दीदी आपके घर वाले कहाँ हैं? वो आपसे कभी मिलने क्यों नहीं आते हैं? सीता की बात सुनकर ना चाहते हुए मेरी पलकें भीग गए। मैं बोली, सीता, मैं जब छोटी सी थी तब मेरे पापा की मृत्यु हो गई थी। बहन भाई तो मेरा कोई था ही नहीं। अब मेरी शादी हुई और कुछ दिन बाद ही पता चला कि अब मम्मी भी चल बसी। मेरा कोई मायका नहीं। मुझे मालूम हुआ कि मेरी सास ने मुझे अपने बेटे के लिए पसंद भी इसलिए किया था क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। अब देखो ये लोग मेरे साथ क्या सलूक कर रहे हैं। अगर मेरे आगे पीछे कोई होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। सीता मेरी बातें सुनकर बहुत उदास हो गई थी। मैं बोली, सीता, भगवान का शुक्र है कि तुम प्रेग्नेंट हो, वरना तुम्हें भी वो अजीब हालात झेलने पड़ते जिनसे मैं गुजर रही हूँ। सीता की आंखों में बड़ी बेबसी छा गई थी। वो बोली, क्या हुआ अगर अभी मुझे वो दुख सहना नहीं पड़ रहा है जिससे आप गुजर रही हैं? मैं जब बच्चा जन्म दूंगी तब आप देखना मेरे साथी लोग क्या सलूक करते हैं। मैं बोली, सीता मुझे बताओ, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? मुझे तो लगता है कि बच्चे देने के बाद तुम इस घर की लाडली बहू बन जाओगी। वो हंसकर बोली, आपके बुरे ख्याल हैं। इतना कहकर वो चली गई थी। रात हुई तो वो फिर से मेरे कमरे में आई थी, हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगती रही और रोती रही। मुझे नहीं मालूम कि वो ये सब क्यों करती थी। खैर यूं ही वक्त गुजरता गया और उसका पेट फूलने लगा था। उसकी डिलीवरी के दिन जो करीब आते जा रहे थे, वो तो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। एक दिन सुबह से ही उसकी हालत बड़ी अजीब सी थी। तब मेरी देवरानी अपने कमरे में चली गई। उसने कमरे को अंदर से कुंडी लगा दी थी। उसकी तकलीफ़ों से भरी आहों की आवाज़ बाहर सुनाई दे रही थी। ऐसा लगता था जैसे वो किसी सच की बात से गुजर रही हो। मेरी सास तो तड़प उठी थी, दरवाज़ा बजाने लगी थी कि बहू दरवाज़ा खोलो, तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलेंगे। मगर सीता बोली, नहीं मम्मी, मैं अपनी डिलीवरी खुद ही करूँगी। उसकी यह बात सुनकर मेरी सास तड़प उठी थी। कहने लगी, ये कैसी बचपना जिद है, ऐसा ना हो कि हम अपने वारिस को ही खो दे। फिर मेरी सास बोली, अच्छा चलो मैं किसी दाई को ही बुला देती हूँ। तब भी सीता ने इनकार कर दिया था। वो बोली, बस आप गीता को मेरे पास भेज दे। मैं बड़ी परेशान हो गई थी क्योंकि मुझे इस मामले का कुछ समझ बूझ नहीं थी। मैं किस तरह सीता की मदद कर सकती थी। मेरी सास ने मुझे जल्दी से कमरे की तरफ ढकेल दिया था। सीता ने दरवाज़ा खोला तो अंदर चली गई। मैं जैसे ही कमरे में गई और उसने मुझे एक कंबल थमा दिया था। वो बोली, दीदी आप मेरे बच्चे को लेकर यहाँ से भाग जाए, नहीं तो ये लोग मुझसे मेरा बच्चा छीन लेंगे। आप तो वैसे भी बांझ हैं, मेरे इस बच्चे की देखभाल करना। मैं बोली, आखिर मैं कहाँ जाऊँगी? सीता ने मुझे एक कागज़ दिया, उस पर एक पता लिखा था। मैंने वो बच्चा पकड़ा और सीता के कमरे के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई थी। मुझे नहीं पता कि मेरे पीछे क्या हुआ होगा। मैं उसके बच्चे को बड़ी होशियारी से लेकर आगे बढ़ रही थी। आखिरकार वो पता भी आ गया जहाँ मुझे पहुँचना था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो एक आदमी ने दरवाज़ा खोला था। वो मुझे देखकर बहुत हैरान हुए और बोले, आप तो सीता की जेठानी है ना? मैंने इस बात में सिर हिला दिया। वो बोले, आइए आइए। वो मुझे अपने साथ अपने घर में ले गए थे। वहाँ सीता की मम्मी और भाई मौजूद थे और उसकी मम्मी ने मुझसे ये पूछा कि आपकी गोद में क्या है? तो मैंने बोले, सीता का बच्चा है, उसने आज ही इसे जन्म दिया है। मेरी बात सुनकर सीता के मम्मी पापा और भाई बहन बहुत खुश हो गए थे और उसकी मम्मी ने जल्दी से आगे बढ़कर बच्चे के मुंह से कंबल हटाया। ये देखकर हम सब दंग रह गए कि वहाँ बच्चा नहीं बल्कि मेरे पति का बड़ा। हम सब लोग हक्का बक्का रह गए थे। सब लोग मुझे अजीब निगाहों से देखने लगे थे और सीता की मम्मी बोली, बेटा तुमने हमसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? मैं रोने लगी थी। मैं बोली, नहीं आंटी, मैंने आपके साथ कोई झूठ नहीं बोला, बल्कि ऐसा मजाक तो मेरे साथ सीता ने किया है। मैं बांझ हूँ आंटी जी। सीता कहने लगी कि आप तो वैसे भी बांझ हैं, फिर आप ऐसा करें कि मेरा बच्चा लेकर इस घर से भाग जाएं। मगर देखिए यहाँ तो बच्चा ही नहीं है। तब सीता की बहन आगे बढ़ी, बोली, सीता आपके साथ मजाक नहीं कर सकती, जरूर कोई ना कोई राज की बातें इस कंबल में छिपी है। इस कंबल में बच्चा नहीं है तो क्या हुआ? आपके पति के नाम की डॉक्टर रिपोर्ट तो है ना? मैं मायूस हो गई थी। मैं बोली, मुझे अजय की डॉक्टर रिपोर्ट का क्या करना है? तब सीता की बहन ने वो फाइल मुझसे पकड़ ली थी। वो अब उस फाइल को पढ़ रही थी। वो एकदम से चौंक गई थी। कहने लगी, ये देखो दीदी, मैंने कहा था ना कि सीता आपके साथ मजाक नहीं कर सकती। असल मजाक तो आपके साथ आपके पति और आपके सास ने किया है। ये देखिए,
इसमें साफ साफ लिखा है कि आपका पति अजय बाप बनने की सहालियत नहीं रखता। दीदी, बांझ आप नहीं बल्कि आपके पति हैं। मैं ये बात सुनकर दंग रह गई थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बोली, अगर उन्हें ये सब मालूम था तो फिर वो मुझ पर जुल्म क्यों ढालते थे? अजय की रिपोर्ट के नीचे ही विजय की रिपोर्ट भी थी। उसमें भी यही लिखा था कि विजय भी बांझ है। तब सब लोग चौंक गए थे और सीता की बहन बोली, दीदी, सीता ने आपके हालात देखकर झूठ मूठ का ड्रामा रचाया होगा कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो ऐसा नहीं करती तो घर में सब उनसे भी नफरत करने लगते। सीता ने ड्रामा रचाया तो उसकी सास को लगा होगा कि शायद मौत सा हो गया और मेरे बेटे की खामी दूर हो गई, जबकि वो तो उन लोगों के साथ रहकर उनका राज मालूम करना चाहती थी। असल राज तो यह है कि वो दोनों भाई औलाद पैदा करने के काबिल ही नहीं है। तो अब मुझे समझ में आया कि सीता क्यों कहती थी कि इन लोगों ने मुझसे बच्चा छीनकर मुझे घर से निकाल देना है। सीता के मम्मी पापा बोले, हम अपनी बेटी को उन कमीनों के घर से वापस लेने जा रहे हैं। मैं बोली, अंकल, मैं भी आपके साथ चलूँगी। वो राजी हो गए थे। हम सब मेरे ससुराल पहुँचे तो ये देखकर दंग रह गए कि मेरी सास और ननद बहुत बुरी तरह से सीता को पीट रही थी और कह रही थी कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे साथ झूठ बोलो। अंकल को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर लिया कि मेरी बेटी के ससुराल वाले उस पर जुल्म कर रहे हैं। अजय भी अपने कमरे से बाहर आ गया तो मैं भी आगे बढ़ी और एक जोरदार थप्पड़ उनके मुंह पर मारा था और फिर थूक कर बोली, मैंने अपनी ज़िंदगी में तुम जैसा कमीना इंसान नहीं देखा। तुम मुझे भरोसे में लेकर अपनी खामी बता सकते थे, मैं तब भी तुम्हारा साथ देती। हम बच्चा खरीद लेते, कोई दिक्कत नहीं होता, मगर तुम लोगों ने तो मेरा जीना हराम कर दिया था। तुम लोगों ने तो मुझे नफसियाती बना दिया था। मुझे फ़ौरन डिवोर्स दो। अजय ने तो मुझे डिवोर्स दे दी, मगर विजय बोला कि मैं अपनी पत्नी को डिवोर्स नहीं दूंगा। मैं उसे इस धोखे का मजा चखाऊंगा जिसमें उसने मुझे पिछले 9 माह से रखा हुआ था। इतने में पुलिस आ गई थी। पुलिस ने दोनों भाइयों को अपनी पत्नियों पर जुल्म करने में गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद सीता के मम्मी पापा मुझे अपने साथ ले गए थे। वो कहने लगे कि आज से हमारी बेटी बनकर रहेगी। सीता ने अपने पति पर डिवोर्स का मुकदमा दर्ज कर दिया था। उसे भी डिवोर्स हो गई थी और यूँ हम दोनों लड़कियों की जिंदगियाँ सीता की समझदारी की वजह से बच गई थी। धन्यवाद दोस्तों।